गया? हाँ वो मीट बंद हो गया? नहीं नहीं, वो उनका नेटवर्क हो गया है वो। अभी रिकॉर्ड स्टार्ट है, रिकॉर्ड स्टार्ट भी नहीं हुआ था चलो ठीक है। पता तो इन्हें बेबल इम्रोज का और भी क्लास है, उसके भी लेक्चर दे दूंगा मैं। राइट, अभी स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। ओके। हाँ थोड़ा बहुत नहीं हुआ था, चालू करना भूल गया था, ये बीच में आए थे तब। ओके, आवाज आ रही है अभी स्मिता आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ ओके, अभी ये ब्रश मैंने लगा लिया यहाँ पे। सर हम सीधे पिक्चर ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसको क्यों बनाना चाहते हैं? और पिक्चर तो डालना तो हम जानते ही है ना, पिक्चर तो कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया और डाल दिया है ना। पर और भी चीजें यूज की जा सकती है, जैसे ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर उसके कलर्स है ना जो पिक्चर के, उसे हाईलाइट करना है उसके किसी पोर्शन, तो वो भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं हमारे, लाइक कर्व होता है तो उसमें रेड ग्रीन ब्लू कलर को, हाँ हाँ कलर मिक्सर है, वो वाले भी टूल यूज कर सकते हैं। पर ये प्रोसेस भी उनको बताना था, ये वाला नॉर्मल पिक्चर का था वो तो बता चुका था मैं। ये तो पूरा नया बनाने के लिए मतलब हाँ ये फ्रेश चाहिए, यानी अब किसी का कॉपी नहीं कर रहे, किसी के इमेज को नहीं उठा रहे हैं, अपने ही इमेज यानी कोई इमेज दे ली और उसी का ट्रेस बना दिया, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है और बाकी चीजें भी बनाना सीखेंगे इससे। ओके, तो ये पोर्शन बन गया हमारा। अब इसे मैं हाइड कर लूँगा, तो देखेंगे ये डॉग की इमेज ऐसी हो रही है, तो इसमें और भी रिफाइनिंग की जा सकती है इसके हेयर्स के साथ। तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर लूँगा, ये कलर पिक कर लूँगा और फिर वापस से ब्रश लेके हेयर जैसा पैटर्न दे दूँ। जैसे जितना छोटा रखूंगा उतना ज़्यादा सॉफ्ट आएगा ब्रश का साइज। और वापस इसमें रख दिया मैंने, कि थोड़े उसके फर का जैसा सॉफ्ट होते हैं ना उनके फर, वैसा लुक आएगा। अब ये करंट पिक्चर भी अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही है मुझे, अगर के तो ये टेक्स्ट वाला लेयर था, ये इसके ऊपर वाला था। अब इसी के ऊपर मैं एक और लेयर क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इधर से इन टूल्स से मैं ले लूंगा कर्व। ओके, उससे पहले मैं ले लेता हूँ कलर बैलेंस। राइट, तो कलर बैलेंस से इस पूरे पिक्चर के अंदर जो कलर्स यूज हो रहे हैं ना वो सारे काम करें, क्योंकि ये मेरा सबसे ऊपर है। देखेंगे सर क्या कलर में बैलेंस कर रहा हूँ, कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये इमेज भी थोड़ी चेंज हो रही है। राइट, रेड कर रहा हूँ तो वो डार्क टोन पे काम कर रहा है, डार्कर टोन्स पे काम कर रहा है, और ये थोड़ा मेजेंटास को क्लियर करेगा, एंड ये येलो का साइड ब्लू टोन्स पे और ये येलो के टोन्स पे। ये हो गया, मैंने ये सेट कर दिया। और इसे मैं चाहूँ अगर ना क्लिप मास्क कर दूंगा ना, तो ये पोर्शन है ना इसमें ही काम करेगा। अच्छा, अब देखिए मैं इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा तो ये इस पे काम कर रहा है। अब ये कहाँ से लाया आपने? ये टूल था यहाँ पे, एडजस्टमेंट टूल्स है जो यहाँ वाले, अच्छा, इसमें था हाँ, ये, हाँ, मेरा था कलर बैलेंस। ओके, हाँ कलर बैलेंस है। अब इसके ऊपर एक और ले लूंगा मैं लेयर, एक और टूल यूज कर लूंगा साथ में इसके, और उसे भी क्लिप कर दूंगा सेम। ये मैं ले लूंगा कर्व टूल, ये कर्व यहाँ आ गया और इसे भी मैं क्लिप कर दूंगा, ताकि ये इन सारे पोर्शन में काम करे। तो मल्टीपल क्लिप्स भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे ये वाला पोर्शन था ना, इसके ऊपर क्लिप करता तो ये नीचे में ही काम करता, ऊपर वाले में असर नहीं करता। ये कर्व टूल ले लिया मैंने। अब इन कर्व्स के साथ मैं चेंजेस करूंगा, तो यहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू
ये ओवरऑल टोन्स में काम करेगा अगर इसे मूव करूँगा तो। पर मैं एक-एक पोर्शन को पिक करूँगा, तो मैंने रेड पोर्शन पिक किया तो जो कहलाते हैं वार्म टोन्स। वार्म टोन्स यानी जो कलर का टेम्परेचर डिफाइन करते हैं वो वाले। तो जैसे मैं इसे बढ़ाऊँगा तो देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ब्राइट होते जा रही है, जैसे कम करूँगा तो इमेज थोड़ी लाइट होती जाएगी। कि रेड को मैंने इतने में रखा और ये ग्रीन है मिड टोन्स, इसे थोड़ा कम कर लिया एंड देन ब्लू, इसे वार्म कर देगी कलर्स को। ये अभी पहले इतना ब्राइट ना दिखे, मैं चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। हाँ? हाँ, रेड। जो इसके अंदर के रेड टोन्स हैं ना, जो डार्कर चीज़ें हैं, तो वो डार्क है, अगर मैं डार्क चाहता हूँ ना, तो ये रेड को बढ़ाते जाऊँगा। यानी उसके नहीं, ये कलर जो ये ऑरेंज कलर है, इसमें रेड का प्रेज़ेंस होता है। हाँ, तो वो बढ़ता जाएगा और बाकी आपके व्हाइट जो है, व्हाइट कलर तो 255 वैल्यू होती है। 255 हाँ, रेड जो व्हाइट कलर होता है उसमें रेड की भी 255 शेड्स होते हैं, ग्रीन के भी और ब्लू के भी। 255 ओके, 0 क्वेश्चन को भी हाँ, 0 को मिला के। ओके, तो इसे थोड़ा-सा मैं लाइट करने के लिए यहाँ तक लेके जाऊँगा और अभी इतने क्वेश्चन पे काम करेगा। राइट, और साथ-साथ में इसके नीचे जो ये टेक्स्ट वाला लेयर भी है ना, तो इसमें भी काम कर रहा है वो, क्योंकि इसे क्लिप कर दिया है मैंने। मास्किंग कर देते हैं उसकी, हाँ, क्या? ब्लैक कलर फिल करके मास्किंग। हाँ, मास्किंग भी कर सकते। ये वाला पोर्शन मैंने मास्क करके ही निकाला था इसका, जो बैकग्राउंड था इसे मास्क करके निकाला था और इस पर रिफाइन कर लिया था इसके एजेस को। अभी जैसे मैं इसे हाइड कर दूँगा, तो देखेंगे ये वाले पोर्शन पे अगर मुझे काम करना है, ये सिर्फ़ इस पपी के इमेज पे, ठीक है? तो ये हिडन है मेरा, तो मैं इसी के ऊपर एक और अपना ये लगा लूँगा एडजस्टमेंट टूल। अभी सबसे पहले जैसे मैंने लगाया यहाँ पे कर्व टूल, और इसे मैं मास्क कर दूँगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो इस लेयर के जो नीचे पोर्शन है उसमें ही काम करेगा अब। अब देखेंगे मैं यहाँ पे अगर रेड कर रहा हूँ, तो उसके अंदर की जो रेड वैल्यू है वो बढ़ रही है। हर कलर में जो रेड वैल्यू होती है, ये रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके अंदर के रेड टोन्स यानी हॉट जो टेम्परेचर होता है, तो रेडनेस ज़्यादा होती है उसमें, और ये ग्रीन मिड टोन्स होते हैं। तो इसके हेल्प से मैं थोड़ा-सा इस पे कलर को लाइट या डार्क कर सकता हूँ। इन टूल्स को थोड़ा कम ज़्यादा करके चेक करना होता है मुझे कहाँ फ़ेवरेबल रिज़ल्ट मिल रहा है। काम कर रहा है। नीचे से करने में ऊपर करने में क्या फ़र्क है? ये जैसे ग्राफ जो होता है ना, उस हिसाब से काम करता है, यानी हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड के हिसाब से वो काम करेगा। यानी ये ऐसा लेके जाऊँगा तो ग्राफ बढ़ रहा है, तो ग्राफ की जो अपर वैल्यू होती है, एप्टीट्यूड होती है, उसपे ज़्यादा काम करेगा। कि अभी थोड़ा हल्का हो गया है और अच्छा लग रहा है मुझे इतना। अब ये क्लिप्ड है, मैं इस इमेज को भी सेव कर लूँगा। सेव एज़ कर लूँगा और सेव एज़ में इसका फॉर्मेट रखूँगा जेपीईजी एंड रीनेम कर लेंगे ए, मेरा ए हो गया ये। और जो अब ये पोर्शन हिडन था, इसे लगा लिया, अब इसे भी सेव कर लूँगा। कि अगर इस पे चेंजेस चाहिए तो मुझे कर्व और ये कलर बैलेंस टूल, इनमें चेंजेस करने होंगे। ओके, तो इसे मैंने सेव कर लिया, इसे भी, इसे बी कर लिया और का फॉर्मेट रख लिया मैंने जेपीईजी। तो ये इमेज में सेव कर सकते हैं, हाँ, और पीएनजी भी ऑप्शन है, पीएनजी भी कर सकते हैं अगर हमको पसंद है। हाँ,
हमने पीएचडी फोटोशॉप नहीं किया। क्या सर? मतलब पीएचडी अगर करें पीएनजी है सर, पीएनजी पर अगर पीएचडी नहीं करें, पीएचडी भी कर सकते हैं अगर दोबारा काम करना हो इस पे। नहीं, क्या? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो पीएचडी। ओके, हाँ वो फॉर्मेट, हाँ वो भी कर सकते हैं। इस पे अगर दोबारा काम करना है तो अभी मुझे लोगो क्रिएट करना है तो मैंने लोगो क्रिएट कर लिया, और अभी जो मैं थंबनेल बनाऊंगा तो उसमें मैं यूज करूंगा इसे। ठीक है कि तो इसी इमेज को मैं नहीं, use शायद कर, सर का कहना था कि पीएचडी में अगर इसको सेव करेंगे तो ये नहीं होगा। हाँ हो जाएगा ना, वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, उसमें भी सेव हो जाएगा। हाँ ठीक तो है। अगली बार आप काम करोगे ना तो उसके लिए काम आएगा। अभी तो मुझे इमेज चाहिए थी। मतलब बेसिकली जिसमें आपने किया अभी जेपीजी में, वो हाँ बेसिकली ज्यादा यूज होती होगी। हाँ, जेपैग एक इमेज फॉर्मेट है, हम्म इसलिए मैंने जेपैग में सेव किया था, हम्म राइट। और हम्म पीएनजी फॉर्मेट भी है, और फोटोशॉप डॉक्यूमेंट अगर बाद इसे तो सेव करके रख दूंगा मैं, तो ये पूरी फाइल ही सेव हो गई है। अब जो इसमें से जो हाइड करना है या कुछ कर, अगली बार से कभी भी इसके कलर में बैलेंस कर सकता हूँ, कर्व के साथ खेल सकता हूँ। ओके, हम्म तो हम्म इसी ये इमेज मेरी सेव हो गई। अब मैं न्यू क्रिएट करूंगा, और न्यू के लिए ना मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे अ, आपका जो थंबनेल होता है उसका क्या साइज होता है। तो जो हम्म थंबनेल का साइज होता है हमारा, डायमेंशन है, ओके 1280 बाय 720 720, हाँ 1280 बाई 720 720, हाँ। पीपीआई। ओके, डिजिटल हम्म वर्ल्ड के कलर्स पे काम करना है इसलिए आरजीबी रहेगा, और ये मैंने हम्म क्रिएट कर दिया। तो कस्टम शेप है। हम्म ओके, तो सेम जैसे हम लोगो क्रिएट कर रहे हैं, इमेज डालते हैं, तो लोग जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं ज्यादातर लोग इमेज डालते हैं या फिर कोई आर्ट बनाते हैं खुद से, और उसे यहाँ पे post करते हैं। ओके, तो मेरे पास दो इमेज है। जैसे मैं एक मैंने ये पेट का लोगो बनाया था, तो यानी एक कोई ऐसा चैनल जो आपको पेट केयर के बारे में बता रहा है, उसके लिए ही लोगो था। और हम्म ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी यूज़ है आपका, आप इमेज डालेंगे, एडिट करेंगे तो इस तरह से भी एडिट करेंगे। बेवल इम्रोज भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइन एजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक। अब मैं दो इमेज थी मेरे पास, मैं यहाँ से इमेज ओपन कर लूँगा। सॉरी, मैंने न्यू क्रिएट क्लिक कर दिया गलती से। मैं ओपन कर लूँगा। ये मेरे पास रिसेंट रेफरेंस पिक्चर्स है। ठीक है, ये लोगो तो अभी क्रिएट किया था मैंने, और इस इमेज को और इस इमेज को लेके गया था। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, ये लोगो और इस इमेज और इस इमेज को साथ में साइड बाय साइड पेस्ट करूँगा, और यानी मेरे थंबनेल का ये हेडिंग होगा कि मैं कि आपको कैसे टाइप के डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए। एक स्मॉल पपी को अडॉप्ट करना चाहिए जो एक होम पेट है, या फिर आप एक बड़े डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए जो मोस्टली सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। कि ये एक तरीका है। बाकी आपको जैसा भी क्रिएट करना है, आप उस वे से कलर बैलेंस बाकी सारे टूल्स से यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले इस इमेज को यूज किया है और इसे ओपन कर लिया। ये यहाँ आ गया। अब इसे वापस मुझे इस अनटाइटल्ड वाले मेरे लेयर में ले जाना है, तो फिर से मैं कंट्रोल ए कर दूंगा, कंट्रोल सी कर दूंगा फॉर कॉपी ऑल, एंड देन यहाँ ले जाके कंट्रोल, ये सॉरी ये दूसरा है, ये है, तो कंट्रोल सी प्रेस कर दूंगा तो ये पेस्ट हो गया। आप ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज कर देंगे स्केल। कि ये मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा था। मैं फिर से दूसरी इमेज ओपन कर लूंगा, वो है मेरी ये वाली, और ये से मैंने ओपन कर दिया।
तो फिर से कंट्रोल A टू सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C फॉर कॉपी ऑल एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट ऑल। पेस्ट। से कंट्रोल T प्रेस करके मैंने स्केल कर ट्रांसफॉर्म। दिया, स्केल करने के लिए यूज कर लिया है। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसे और भी तरीके से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया ना, तो ये ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट मुझे मेथड्स देता है। जैसे मैं अगर स्क्यू करता हूँ तो ये इस तरह से काम करेगा, राइट। अगर मैंने कोई वॉल बनाई है तो ये इस तरह से वॉल का स्ट्रक्चर होगा, उस पर मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर दूंगा इस क्यू की मदद से। और मैं अगर ये कॉर्नर इसको मूव करता हूँ तो ये इस तरह से स्केल कर देगा। तो स्क्रीन को छोटा करना चाहूँ। हाँ, इसे छोटा करना है तो इसको यूनिफॉर्मली मुझे स्केल करना होगा। तो नॉर्मली मैं यहाँ से प्रेस करके इसको स्केल कर सकता हूँ। अभी कहते हैं इसे उस क्यू कमांड से हट गया मैं, और कंट्रोल T फिर से प्रेस कर दिया इसी इमेज को, और ये स्केल कर लिया। अभी मेरा सारा कम हो रहा है, अगर मैं सिर्फ को ऐसे कम करना सिर्फ चाहूँ। एक पोर्शन को कम करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा। तो पहले ऑल्ट प्रेस करूंगा और इस पोर्शन को, सॉरी, और शिफ्ट, राइट, कंट्रोल की है मैंने, फिर से कंट्रोल से कहाँ से करना चाह रहा हूँ, कहाँ से करना चाह रहा हूँ, बीच से। बीच से, हाँ तो बीच से भी हो सकता है। मैं छोटी चीज करना चाह रहा हूँ। हाँ। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और हाँ। सिर्फ इतने पोर्शन पे, ये हाँ। जो मेरा एंकर टूल है, ये मेरे जो 8 एंकर टूल्स है, मैं इसमें जिस एंकर टूल पे काम करना चाहूंगा मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसे थोड़ा उस डायमेंशन पे छोटा कर दूंगा या बड़ा कर दूंगा। और इसे स्केल करके बड़ा कर लेंगे। और इसे इस कॉर्नर पेस्ट कर देंगे। और अगर सर ये हटाना हुआ ना मुझे, तो मास्क करके नॉर्मली हटा सकता हूँ। ये न्यू लेयर में है, अब इसलिए पहले मैं इसे सेलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी वो डिसेलेक्ट हो जाता है, या फिर यहाँ से मैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन मेरा डिसेलेक्ट, हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये अभी ये दिख रहा है ना मेरा, एंकर पॉइंट्स विजिबल हो रहे हैं, तो इसे हटाना पड़ेगा अगला काम करने के लिए। यहाँ से भी मैं कंफर्म कर सकता था इस ट्रांसफॉर्मेशन को, या फिर मैं यहाँ पे डबल क्लिक भी करता हूँ। तो अगर ये काम नहीं करता है ना, तो ये वाला कंफर्म कर लेता हूँ मैं यहाँ से, राइट कर लिया, यहाँ पे राइट जो साइन दिखाता है राइट एरो, उससे कंफर्म कर लेता हूँ। इसे भी डबल क्लिक किया और ये कंफर्म हो जाता है। पर अगर ये नहीं होता है तो ये इससे हो जाएगा। ये लेयर 2 है। मुझे यहाँ पे कुछ डिवीजन दिखाना है इसका, और मुझे इसका मास्किंग भी करना है। ये पोर्शन क्योंकि ज्यादा जा रहा है, ये हाफ से ज्यादा दिख रहा है, तो इसे मास्क कर लूंगा मैं। तो मास्क करने के लिए मैं लेसो टूल सेलेक्ट करूंगा, जिस पोर्शन को मुझे हटाना है उसके लिए। तो मैंने एल से लेसो टूल सेलेक्ट किया और मेरा डिफॉल्ट अभी सेलेक्ट हुआ है पॉलीगोनल लेसो। और मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो स्ट्रेट आता है कभी भी लाइन, शिफ्ट के साथ लेसो के सिलेक्शन में। एंड कर दिया मैंने। और इस पोर्शन को ना डायरेक्टली डिलीट भी किया जा सकता है, या फिर मास्क करके इस पोर्शन को हाइड किया जा सकता है। कंट्रोल डी प्रेस कर लिया मैंने, और अब यहाँ पे मैं अपना थंबनेल का टॉपिक लिखूंगा, विच टाइप्स ऑफ डॉग फॉर योर नीड। तो थोड़ा पेन टूल के बारे में भी देख लेंगे। तो मैंने पी प्रेस किया तो मेरा पेन टूल अपीयर हो गया है। पेन टूल में मेरे पास ऑप्शन होता है एक पाथ क्रिएट करने का एंड शेप क्रिएट करने का। तो मैं सबसे पहले पाथ करता हूँ।
और अगर स्पेस प्रेस करूंगा तो इसे मैं मूव कर पाऊंगा। और डायरेक्टली इसे ड्रैग करूंगा तो एक कर्व आ जाएगा। ओके, और मैं पहले से शेप को करेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद तब ये थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रिसिटी जैसा साइन दिया। ऑल्ट के साथ अगर किसी एंकर पॉइंट को पिक करूंगा तो मेरा एरो भी बदल जाएगा, ये सिलेक्शन में आ जाएगा, और इसे से मूव करूंगा तो मेरे 2 एंकर आ जाएंगे। ओके, तो अब इस मैं ऑल्ट प्रेस करके ना इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकता हूँ। तो सॉरी, ऑल्ट प्रेस किया मैंने और ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये मूव कर लिया। यार मुझे सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट को मूव करना है, ये इसके अकॉर्डिंग मूव नहीं होगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके फिर से एक एंकर पॉइंट को पिक कर लूंगा और इसे स्ट्रेट कर दूंगा। ये ऐसा रखा मैंने तो ये इस वाले एंकर पॉइंट पे काम कर रहा है। ऑल्ट प्रेस करके ये एंकर पॉइंट यूज किया मैंने और ये स्ट्रेट हो गया। और अगर इस एंकर पॉइंट को मूव ही करना है मुझे इस पोजीशन से, मुझे लग रहा है ये सही जगह नहीं है, तो मैं ए प्रेस करूंगा। हाँ, ए प्रेस करूंगा तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ठीक है, पर ये यहाँ अगर अपीयर नहीं हो रहा है तो मैं फिर से क्या करूंगा, एडिट में जाऊंगा एंड देन टूल बार से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ढूंढूंगा यहाँ से। ये रहा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एक पाथ सिलेक्शन टूल। हमें अभी जरूरत है एंकर पॉइंट मूव करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर लिया है और डन कर दिया। अब मैं जैसे ए प्रेस करूंगा तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, नहीं आपको ऊपर मूव करना था ना, तो मूव ऊपर करना। एंकर पॉइंट को मैं मूव कर पाऊंगा। ये मैं अभी फिर से वापस पेन टूल में आ जाता हूँ, ये पेन टूल के अंदर हूँ मैं, और मैं ऑल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट को प्रेस कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एंकर पॉइंट को मूव करने की मुझे फैसिलिटी दे रहा है। पर ये एंकर, ये जो कर्व बन रहा है ना मेरे पेन टूल से, उसे मूव करने की नहीं, ये जो एंकर है उसे मूव करने की फैसिलिटी दे रहा है। पर ये पूरे के पूरे पॉइंट को, अगर एंकर को मुझे मूव करना है तो मैं इसके हेल्प से नहीं मूव कर पाता। ये मैं जैसे यहाँ जाता हूँ तो ये माइनस हो जाता है। ये तो ये भी अगर मैं अभी प्रेस कर दूंगा तो ये चला जाएगा। कंट्रोल Z करके इसे वापस ला लूंगा और अब ए प्रेस करूंगा अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे मैंने यहाँ पे एंकर को पिक किया तो वो काम करेगा, पर कभी कभी अगर वो काम नहीं करता तो इस एरिया को ऐसा रेक्टेंगुलर में सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये सेलेक्ट होगा। मैंने इसे पिक कर लिया और इसे मूव कर लिया। नहीं, जैसे ऊपर वाला इसको नहीं मूव कर सकते हैं, तो ऊपर वाला जो है हाँ, ये भी मूव कर सकते हैं। ये है, तो मैंने क्रॉस कर लिया तो ये अच्छा, पहले मूव करना पड़ता है ये करके। हाँ, एक क्रॉस करना पड़ता है। एक ए से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा। पहले मैं सिर्फ कर्व में काम कर रहा था इस पेन के में। अभी हमने ये किया, ये करने से वो कैसे बना, स्क्वायर कैसे बना? ए, अच्छा ये तो पेन टूल का था, मैंने इसे पेन टूल में रहा मैं, और अब मुझे इस पे काम करना है तो मैंने ऑल्ट के साथ इसकी ये एंकर पॉइंट को पिक कर लिया था। तो एंकर पॉइंट जैसे सेलेक्ट होगा ये ऐसा साइन आएगा। अब इसे थोड़ा नीचे कर दिया तो मैंने दोनों इसके हैंडल्स विजिबल हो गए। अब ये ऑल्ट के साथ में, हाँ, ये इसके कर्व के साथ चेंजेस करने के लिए, कर्व को अनकर्व करने के लिए, एजी करने के लिए, या फिर कर्व की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो इससे हैंडल्स को, हर एक हैंडल को मैं 360 डिग्री में मूव करके कोई भी एंगल दे सकता हूँ। पर अभी मैं इस टूल के साथ इस एंकर पूरे के पूरे पॉइंट को नहीं हटा सकता, इसलिए मैंने ए प्रेस किया था ताकि मैं इस पूरे के पूरे एंकर पॉइंट को मूव कर सकूं। एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए मैंने कैसे इसे पूरा एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। एक ही बात खुद ही आ जाता है ये। एक, हाँ, ए मैंने जैसे प्रेस किया, कर दिया, हाँ दूसरा पे स्क्वायर बना, हाँ स्क्वायर खुद ही आ जाता है। हाँ, ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का साइन होता है, ये मेरा एरो ऐसा दिख रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि आ गया है ये। तो इसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे पिक करने के बाद वो मूव नहीं कर पाता है ना, इसलिए मैं आपको ऐसे बताया कि इसे ऐसा ही रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करके पूरा एरिया कवर कर लेंगे। अब इसे मूव कर लेंगे सही जगह पे, यहाँ मुझे चाहिए तो मैंने मूव कर लिया।
कि ये स्विच हो गया है, इसे वापस से शिफ्ट ए भी कर सकता था तो वापस से वो पाथ सिलेक्शन से डायरेक्ट सिलेक्शन में पहुंच जाता। अब ये मैंने पाथ सेलेक्ट किया है। अब इसे मैं अगर कलर फिल करना है तो मैं फिल फिल पाथ पाथ होगा। कर लूंगा, या फिर इसका स्ट्रोक देना है तो फिर स्ट्रोक दे दूंगा। तो मैं एक बार फिल पाथ दे देता हूँ, फिर स्ट्रोक भी दे दूंगा। ऐसे फिल पाथ कर लिया मैंने। पाथ के लिए मुझे कलर यूज करना है, तो यहाँ दिखा रहा है फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और एनी कलर ऑफ माय चॉइस। तो मैं अभी कोई एनी कलर ले लेता हूँ, और एक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैन कलर अच्छा लुक देगा। कि तो क्योंकि ये इसका कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो मुझे स्कीम दिखानी पड़ेगी एक बार। मेरे पास बाहर वो इमेज अभी नहीं है, तो मैं पहले से ऑफ कर देते हैं। ओपन किया मैंने, और ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम ओपन कर दी। ऑल्ट प्रेस करके मैं जूम कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने लोगो और पोस्टर्स में कलर्स को अगर ब्लेंड करना होता है, वो साथ में अच्छे दिखे, तो मैं कभी भी कलर गैप को ज्यादा दूर नहीं ले जाता। जैसे मेरा एक कलर था ग्रीन, तो उसके साथ साथ मैं इस ग्रीन को कलर यूज करूंगा, इस ग्रीन को यूज करूंगा, इस ग्रीन को करूंगा, पर इनके अपोजिट जो जा रहे हैं हाफ के एरिया में, ये वाले इनको कभी यूज नहीं करूंगा। ये और जैसे मैंने येलो यूज किया है कलर अपने पोस्टर में, और उस येलो के अंदर किसी येलो एरिया के अंदर मुझे किसी एरिया को हाईलाइट करना है, तो सबसे अच्छा कलर होता है पर्पल कलर, क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, तो वो बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट करेगा। जैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज को हाईलाइट करने वाला कलर है ब्लू, एंड ग्रीन को रेड है। तो यहाँ पे मैं इसलिए पोस्टर के अपने एरिया में हमेशा कलर गैप को ज्यादा बढ़ने नहीं दूंगा, पर जो चीज मुझे हाईलाइट करनी है उसके लिए मैं उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर लूंगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में, हाँ हाँ और एक प्राइमरी लिखा हुआ है। हाँ हाँ प्राइमरी मतलब हुआ जो हार्ड कलर हुआ, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन डालेंगे उसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। हाँ, यानी यहाँ पे जो प्राइमरी अच्छा। कलर्स है, तो प्राइमरी कलर्स रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, राइट। तो प्राइमरी कलर रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, पर उन प्राइमरी कलर्स के अंदर अगर आप कुछ राइट करते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो उसे हाईलाइटेड दिखना चाहिए। अगर वो ब्लैंड हो हाँ जाएगा तो वो मजा नहीं आएगा। हाँ उसके हाँ। बाजू में रहे तो अलग बात है, उसके बाजू में रहेंगे तो मैं उसके कलर गैप के आसपास के ही कलर यूज करूंगा। जैसे येलो है तो उसके आसपास ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, इसके अपोजिट वाले कलर तक मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर हाईलाइट करने लगेंगे और मेरा पोस्टर खराब हो जाएगा। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं यूज करना है, तो सबसे अच्छी चॉइस होती है हमारे पास व्हाइट एंड ब्लैक। वो किसी भी कलर के साथ मैच खा ब्लेंड जाए, हाँ। हाईलाइट हो जाता है, हम्म। अच्छा लुक देता है। सिर्फ व्हाइट और ब्लैक ही ऐसा कलर है जो आपको बिना कॉम्प्लीमेंट्री कलर के आपको टेक्स्ट को अच्छे से यूज करने की फैसिलिटी देता है। अगर मैं ऑरेंज पिक करूँ तो? हाँ, ऑरेंज अब यहाँ पे पिक करेंगे तो वो ब्लेंड हो जाएगा। तो अभी क्या है, ये पोर्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर दूंगा। अच्छा। ऐसा कलर दूंगा जो इसको इसके अपोजिट जाए। जैसे ये मेरा लोगो का इस पोर्शन में ऑरेंज है, तो इसका अपोजिट कलर लूंगा कि ये पोर्शन में हाईलाइटेड चाहता हूँ। हम्म। इसको हाईलाइट करने वाले कलर है ये पर्पल के शेड, तो इसका अपोजिट मुझे दिख रहा है ये वाला कलर। तो आई से आई ड्रॉपर टूल ले लूंगा मैं, और इस कलर को सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं वापस यहाँ अपने करंट लेयर में चले जाऊंगा कि ये कलर मेरा सेलेक्टेड है।
राइट, अब वापस से पी प्रेस करके पेन टूल में रहूंगा, तो वो इसलिए अपीयर नहीं होता कि ये पेन टूल कमांड में नहीं था। अब मैंने पी प्रेस किया तो मुझे ऑप्शन मिल रहा है फिल पाथ का, तो फिल पाथ कर लिया मैंने। और अब देखेंगे मेरा फोरग्राउंड कलर ये कहलाता है और ये बैकग्राउंड कलर है। मैंने आई ड्रॉप जैसे पिक किया था वैसे यहाँ पे ये आ गया था फोरग्राउंड कलर पे, तो अभी मैं फोरग्राउंड कलर भी रख सकता हूँ और या फिर कलर ऑफ माई चॉइस रखूंगा। पर मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने फोरग्राउंड कलर ले लिया और इसे फिल कर दिया, तो ये फिल हो गया। अब मैं स्ट्रोक में भी कलर फिल कर सकता हूँ, तो मैं स्ट्रोक पाथ कर दूंगा। तो नहीं, स्ट्रोक पाथ नहीं करूंगा, वो शेप वाले में होगा। ठीक, अब ये पोर्शन मेरा बन गया है। अब मुझे बनाना है बचा हुआ इसका डिवीजन, तो मैं फिर से न्यू लेयर ले लूंगा उसके लिए। के वी प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने। और एक और मेरे पास ऑप्शन होता है, ये जैसे सेलेक्ट किया है ना मैंने, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूंगा, सॉरी ये क्विक सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं पोर्शन सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक, तो ये जो डिवीजन का जो लाइन था मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब से मैं चाहूँ तो यहाँ एफएक्स से स्ट्रोक दे सकता हूँ, मैंने स्ट्रोक ले लिया, तो देखेंगे इस पोर्शन पे स्ट्रोक आ गया। अभी डिफॉल्ट येलो स्ट्रोक है इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है, पर ये इसके साथ ब्लेंड हो रहा है। तो इसका साइज बढ़ा दिया मैंने, तो स्ट्रोक थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं। तो ये स्ट्रोक दिख रहा है मुझे इस कलर से, पर ये कलर इसके साथ ब्लेंड हो रहा है तो यहाँ चलेगा। और जो मेन डिवीजन है मेरा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। बाद में बदल जाएगा अगर हाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर तो आपको हाँ ठीक हाँ, बट तो मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये सेलेक्ट हो गया है, ये यहाँ पे हाईलाइट लग गई है। कि अब इस पूरे एरिया को मैं मूव कर दूंगा तो ये थोड़ा अच्छे से पता चल पाएगा, वो दिख नहीं रहा था येलो के कारण। तो यहाँ थोड़ा मूव कर लिया मैंने, अभी अच्छे से दिख रहा है। डबल क्लिक कर लिया या फिर कंट्रोल डी कर लिया तो ये डिसेलेक्ट दो हो का गया। स्ट्रोक कैसे आया, तो स्ट्रोक तो एक ही तरफ था। हाँ, वो इसके अंदर चले गया था एक्चुअली, ये जो इमेज थी ना इसके अंदर चले गया था बाकी पार्ट, इसलिए वो, क्योंकि इसी लेयर में बना था, वो मुझे न्यू लेयर बनाना था पर मैंने गलती से इसी लेयर में बना लिया। अगर न्यू लेयर में रहता तो वो हाँ अच्छा बन जाता। अब मैं लेयर 3 में रह के अब पेन टूल का मैं दूसरा पार्ट यूज करूंगा, वो है मेरा शेप। तो शेप यूज करने का ये फायदा होता है कि शेप यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको पाथ भी मिल जाएगा यहाँ से, जैसे मैंने शेप रखा तो यहाँ पे ये स्ट्रोक के लिए पहले से ही मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि यहाँ पे नो स्ट्रोक है, इसको नो स्ट्रोक भी कर सकता हूँ मैं। या फिर स्ट्रोक में ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ, स्ट्रोक में कलर भी दे सकता हूँ, स्ट्रोक में कोई पैटर्न भी दे सकता हूँ। इसके लिए ये फैसिलिटी इससे मिल जाती है मुझे। और साथ में कलर भी, फिल की भी वैल्यू उसने मुझे दे दी यही की यही। के तो मैं पाथ बना लूंगा यहाँ पे डिवीजन का, लेयर 3 में रह के। देखेंगे इसमें पाथ फिल अभी भी लगा हुआ है, इसलिए मैं जैसे जो सिलेक्शन कर रहा हूँ वो फिल होते जा रहा है। कि अब ये स्ट्रोक नो में है। अब चाहूँ तो मैं ग्रेडियंट स्ट्रोक मैं दे के दिखा रहा हूँ, यानी ग्रेडियंट स्ट्रोक कैसा लगेगा इस पे। हम अपने कलर ऑफ चॉइस यूज करेंगे ग्रेडियंट स्ट्रोक। अब ग्रेडियंट ऐसे काम करेगा कि मैं यहाँ पे अगर ऐसे, हाँ यहाँ पे ग्रेडियंट है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक नया कलर ऐड करना है तो मैं ऐसे नीचे डाउन प्रेस करूंगा तो ये देखेंगे नया कलर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी करूंगा तो नया कलर आ जाएगा। और अगर इसे हटाना है तो इसे पकड़ के नीचे मूव कर दूंगा तो ये हट भी जाएगा। अब इस कलर को मैं चेंज कर दूंगा, तो इसे मैं रख लेता हूँ येलोइश,
ऑरेंजिश रख लेता हूँ, इसके साथ मैच करे ऐसा कलर। और इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा सा और ब्रश, किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो कैसे ब्राइट दिखता है, वो ब्राइट हो जाएगा। और सैचुरेशन करूंगा तो और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सैचुरेशन जितना बढ़ेगा इमेज मेरा कलर उतना गाढ़ा होते जाएगा, और ब्राइटनेस जितना बढ़ते जाएगा मेरा इमेज मेरा उतना लाइट होते जाएगा। तो मैं अभी के लिए ये कलर यूज कर रहा हूँ, और इसे थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट कर लेता हूँ पहले से। मैं ब्राइटनेस बढ़ा दी 95, तो ये पहले जो मैं सेट किया उससे ज्यादा ब्राइट है। तो मैंने ओके कर दिया, तो ग्रेडियंट का इसका ये वाला पोर्शन है वो ब्राइट हो गया है। और अब ये कलर है, और ये जो है हैंडल होते हैं जो इसी कलर को कम ज्यादा दिखाते हैं। तो ये कलर बहुत ज्यादा उसके पास है इसलिए कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ इस कलर को डबल क्लिक करके, और इसे कर लेता हूँ लाइट। अब ये जो हैंडल है ये इस कलर टोन के साथ कितना दूर जा रहा है वो पता चल रहा है मुझे क्लियरली। इसे और हल्का कर लेता हूँ, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये रहा। अब ये ब्राइटनेस उसके साथ साथ जा रही है इतना दूर। और इसके साथ में ब्लू है तो रेड के साथ में येलो का ग्रेडियंट दे देता हूँ। एनी कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को फॉलो करके ही करेंगे। अब ये शो करने के लिए जल्दी में मैं इसे दिखा रहा हूँ। मैंने ओके कर दिया स्ट्रोक का कलर, और ये ग्रेडियंट पे रख लिया इसे। कि पर अभी के ग्रेडियंट शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, ये 1 पिक्सल है। इसे थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये ग्रेडियंट दिखते जाएगा। फिल का ग्रेडियंट आ गया इस तरह से। कि और ये स्ट्रोक हाँ सब सही है, ये भी सही है। इसका पिक्सल वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर लूंगा। हाँ, अब वो क्या हो रहा था, मैंने बहुत बढ़ा दिया था ना तो इसके अंदर का फीली कलर गायब हो गया था। थोड़ा कम कर लूंगा जितना मुझे जरूरत है, ये फिर ज्यादा हो गया है इतना। तो इससे थोड़ा कम, अराउंड 7। ये उसी तरह से डिवीजन हो गया, तो पेन टूल इसके साथ यूज करने से ये फायदा होगा। तो ये स्ट्रोक के अंदर हो ना वो हाँ, ये स्ट्रोक भी दे रहा है पर ये स्ट्रोक नहीं दे पा रहा है। इसको स्ट्रोक देने के लिए मुझे राइट क्लिक करके फिल स्ट्रोक करना पड़ गया था। इस पोर्शन को मैं मूव कर दूंगा, कि ये इसलिए मूव नहीं हो रहा है क्योंकि प्लेस गलत जगह था, मैं दूसरे लेयर में रह के मूव कर रहा था। इसे कंट्रोल टी तो उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, इसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बड़ा कर लूंगा। एंड से अगर नॉन यूनिफॉर्मली बड़ा करना है तो मैं कंट्रोल के साथ इसके एक एंकर पॉइंट को यूज करूंगा, नॉन यूनिफॉर्मली से बड़ा कर दूंगा, एंड भी प्रेस करके। हाँ अच्छा है, सॉरी। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म वे में इसे थोड़ा सा मैंने
इस तरह से डिवीजन दे दिया मैंने। ज्यादा दरवाजा बंद कर देते हैं। ये वाला भी दरवाजा बंद कर ठीक है। हाँ, ये ओके कर लिया मैंने। और ये डबल क्लिक करके अगर ये गायब नहीं होगा तो दूसरे लेयर में जाऊंगा, ऑटोमेटिकली अपना आप गायब हो जाता है। कभी कभी ऐसा दिखता रहता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि मैं पेन टूल से रिलेटेड और एक चीज दिखाना है मुझे। मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और वापस मैं पाथ पे आ गया। ठीक है, तो पाथ में ना मेरे पास मास्किंग का भी ऑप्शन होता है। मैंने कोई भी पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। अब इसे यहाँ पे मुझे मास्क दिख रहा है, तो एक मास्क बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं ब्रश टूल से इतने पोर्शन में कुछ भी फिल करूंगा, ये इतना यहाँ पे नहीं दिख रहा है पर ये है यहाँ पे। तो मैं मास्क भी कर सकता हूँ इन पोर्शंस को। तो मैंने ब्रश टूल लिया है और इसको साइज थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि अच्छे से दिख सके। अभी ये इसका मैंने कलर को फोरग्राउंड कलर में पर्पल है। तो ये मैं जैसे कलर कर रहा हूँ कि एक मास्क के जैसे यहाँ कलर हो रहा है। और अगर बचे पोर्शन को मुझे कलर करना है तो मैं एक्स प्रेस करके स्विच कर सकता हूँ मेरे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर पे। तो मैंने ग्रीन ले लिया और इससे इस पोर्शन को ऐसे मास्क कर लिया। हम पोस्टर बनाने के लिए या थंबनेल लोगो बनाने के लिए इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन हम ले लेंगे, अगर पेन टूल से ले रहे हैं तो सिलेक्शन पहले ले लेंगे, मास्क करके अगर डिफरेंट शेड से, जैसे वो डॉग का था लोगो, उसमें भी इसका यूज करके मैं अपने आर्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका तो मुझे अभी यूज है ही नहीं तो इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। लेकिन इसे मैं बेवेल एंड इम्ब्रोज भी दे सकता हूँ अगर इफेक्ट देखने हैं मुझे तो। बेवेल एंड इम्ब्रोज रख दिया तो यहाँ पे भी वो सेम काम करेगा। इसकी हाइट बढ़ा दी मैंने, डेप्थ कम या ज़्यादा कर दी और इसके शेडो को मूव कर दिया। ये इस तरह से थोड़ा डायमंड वायमंड जैसा कोई भी लुक चाहिए हो, कोई भी शेप बनाना हो 3D जैसा दिखने वाला, तो बेवेल एंड इम्ब्रोज से बन जाएगा। एंड एक और ऑप्शन होता है शेडो का, कि तो एक ड्रॉप शेडो हाँ ड्रॉप शेडो होती है, वो भी यूज कर सकते हैं हम। तो ये रहा ड्रॉप शेडो। तो ये शेडो का साइज मुझे बढ़ाना होगा, साइज बहुत कम है। ये बढ़ गया शेडो का साइज। ये बहुत हल्का दिख रहा है लेकिन तो इसका डिस्टेंस स्प्रेड चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब ये स्प्रेड बढ़ गया इसका एंगल के हिसाब से। ये शेडो अब उस डायरेक्शन पे ज़्यादा दिख रहा है, टॉप पे, लेफ्ट पे और राइट पे। ठीक, अब मैं इसे ओके करके सेट कर दूंगा। पर अभी इसका यूज नहीं है, इसे आगे कैसे यूज कर सकते हैं, उसे आगे भी यूज कर सकते हैं, पर अभी हमारे करंट वर्क पे तो इसका काम नहीं है, तो इसे डिलीट कर देता हूँ। कि कंफ्यूजन होता है जब बहुत सारे लेयर्स होते हैं तो किस लेयर पे काम करे, और दूसरा लेयर का पोर्शन मुझे डिस्टर्ब कर लेता है। अब मैं यहाँ एक स्ट्रिप बनाऊंगा और अपने थंबनेल का टॉपिक लिख लूंगा। ओके, तो सर उसके लिए मैं न्यू लेयर बना लेता हूँ कि मैं इस पोर्शन पे ये थोड़ा अलग दिखे ये पोर्शन। और ये शेप वाले को मैं अभी के लिए इसके अगर ये इस पे इंटरसेक्ट करेगा ये शेप मेरा जो डिवीजन है, तो मैं इसको वापस से इस लेयर के ऊपर रख दूंगा। हाँ, बाद में अगर करता है तो टेक्स्ट का मेरा पोर्शन। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए पहले एरिया सेलेक्ट कर लूंगा कितना टेक्स्ट लिखना है मुझे। तो एम प्रेस करके मैंने मार्किंग टूल किया तो अभी डिफॉल्ट एलिप्टिकल चले गया है, तो शिफ्ट एम करके रेक्टेंगुलर मार्किंग, और इस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये पोर्शन मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब इस पे कोई कलर फिल कर लेता हूँ। तो अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर लूंगा क्योंकि ये पोर्शन में हाईलाइटेड चाहता हूँ। कोई भी अपना टेक्स्ट यूज करता है तो उसे हाईलाइट करता है।
अपने हेडिंग को हमेशा हाईलाइट ही करना चाहता है कोई भी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर में कॉम्प्लीमेंट्री व्हील से सेलेक्ट कर लूंगा, तो येलो का मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल। और ये और पर्पल के दोनों शेड ही थोड़ा आसपास ही काम करेंगे, तो मुझे ये वाला कलर थोड़ा सा अभी के लिए सही लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पपीज से रिलेटेड है। डॉग्स के लिए ऐसे टाइप के कलर्स यूज होते हैं। मैंने ऑल्ट बैकस्पेस ले लिया, तो ये क्वेश्चन मेरा सेलेक्ट हो गया और ये हाईलाइटेड भी दिख रहा है। अब मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके इस क्वेश्चन को डी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे टॉपिक लिखना है, तो मैं टेक्स्ट टूल से लिखूंगा। मैंने टी प्रेस किया यहाँ पर, और टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैजेंटा ही था, तो वाइट कलर ऑब्टेन करने के लिए रेड ग्रीन ब्लू शेड मेरा होगा फुल 255 का, बिकॉज वाइट और ब्लैक ऐसे कलर्स है जो ब्लेंड आसानी से हो जाते हैं। ओके कर लिया, और अब यहाँ मुझे टाइप करना है। इसका साइज वैसे सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये रीसाइज हो जाता है पर यहाँ अपीयर नहीं होता, क्योंकि वो नेक्स्ट मेरे टेक्स्ट के लिए मुझे रिजल्ट दे देता है, पर करंट टेक्स्ट के लिए अगर मुझे यूज करना है तो उससे मुझे हमेशा सेलेक्ट करके रखना होगा। और इसका साइज मैंने थोड़ा कम कर दिया, तो ये इतना साइज तो आराम से फिट हो जाएगा। और कलर मेरा वाइट है, तो मैं टेक्स्ट मुझे सिर्फ टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट करना है, तो ये दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ से चेंजेस दिखते जाएंगे टेक्स्ट के स्टाइल के। ये टेक्स्ट स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं टाइप कर लेता हूँ। एक बार एंटर प्रेस करूंगा और फिर एस्केप प्रेस करूंगा, तो ये हट जाएगा। और वी प्रेस करके मैं इसे नीचे कर दूंगा। क्या प्रेस करके? मैंने एंटर प्रेस किया तो नीचे आ गया, अब एस्केप प्रेस किया तो मैं इससे हट गया टेक्स्ट से। नहीं, अभी आपने इसको सिलेक्ट कैसे किया मूव करने के लिए? वी वी प्रेस किया, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है, तो वी प्रेस किया। और एक और चीज कर सकता हूँ मैं, इसे टेक्स्ट में वापस चले गया मैं, टी प्रेस करके, और इन पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब इस पोर्शन को मैं फिर से क्या करूँ, कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने, तो ये कॉपी हो गया इतना पोर्शन, और कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वो पेस्ट हो जाएगा आगे भी। तो मैं कंट्रोल वी, देखेंगे यही लेटर रिपीट हो गई है, और ये इधर से जा रही है यहाँ पे। एंटर प्रेस करके नीचे भी ले जा सकता हूँ। ओके, हाँ कुछ पूछ रहे थे? हेलो नहीं स्मिता? नहीं, मैं पूछने रही थी। हाँ समझ में आई मुझे, वो आगे लेयर दिख रही थी ना, हाँ हाँ, ओके। वो समझे। कि अभी तो इसका जरूरत नहीं है, अगर कभी कॉपी करना होगा सेम टेक्स्ट को तो उसे फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे, और कंट्रोल वी करके उसे वही पेस्ट कर देंगे। पर यहाँ एक चीज रह गई है, वो क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या होता है, सारे फॉन्ट में मेरा अवेलेबल नहीं होता है, कुछ कुछ फॉन्ट में क्वेश्चन मार्क देने की मुझे फैसिलिटी मिलती है। तो मैं कीबोर्ड से क्वेश्चन मार्क चेक कर लूंगा यहाँ पे मैं दे पाऊंगा या नहीं। करंटली तो मुझे कोई
हाँ दिख गया, कंट्रोल है, इस पर क्वेश्चन मार्क, ओके आ गया है। इस फॉन्ट का क्वेश्चन मार्क ऐसा दिखता है। तो मैंने एक बार एंटर प्रेस किया और फिर एस्केप प्रेस किया, तो इस सिलेक्शन से मैं हट गया। अब मैंने वी प्रेस करके इसे सही पोजीशन पे रख दिया है यहाँ पे। अब ये पूरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि ये आपका सिक्योरिटी के लिए यूज होता है और ये होता है मेरा पेट के लिए, बच्चों के लिए, किड्स डॉग एंड सिक्योरिटी डॉग। ये मैंने न्यू लेयर क्रिएट कर दी है गलती से, पर जरूरत नहीं थी मुझे। मैं जैसे टेक्स्ट पे आता हूँ तो अपने आप ऑटोमेटिकली न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। टी प्रेस किया मैंने तो एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये डॉग का टाइप है सिक्योरिटी डॉग, और इसका मैं साइज कम कर दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। उसके लिए मैंने 12 रख लिया, 12 पिक्सल की वैल्यू, और मैं टाइप कर सकता हूँ। अब मैंने लिखा सिक्योरिटी डॉग एंड एंटर प्रेस किया और एस्केप किया, तो यहाँ रख लिया। अब टेक्स्ट जो मेरा होता है इस पे भी मैं चाहूँ तो एक अपना स्ट्रोक दे सकता हूँ। तो मैं इस लेयर में ही रह के यहाँ पे एफेक्ट्स में जाके स्ट्रोक सेलेक्ट कर लूंगा, तो देखेंगे लास्ट कलर यहाँ पे आ गई है और ये थोड़ी अच्छी भी दिख रही है, उतनी खराब नहीं लग रही है। चाहे तो चेंज भी कर सकता हूँ मैं, तो इसे थोड़ा सा मैं इस टोन से, अच्छा लग रहा है ऐसे, इसे रहने देते हैं। ये ओके कर दिया मैंने, ये सिक्योरिटी डॉग की हो गई। अब फिर से एक बार टेक्स्ट यूज करूंगा और यहाँ प्रेस करूंगा, तो इसका नाम, इसको मैं रखूंगा किड्स डॉग। किड्स डॉग हो गया। मैंने एंटर प्रेस किया और एस्केप प्रेस किया, अब वी प्रेस करके अब इसे यहीं से मैं साइज बड़ा भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेटर्स है और थोड़े छोट पतले दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटा भी दिखने लगेगा टेक्स्ट। सिक्योरिटी डॉग वाले को भी थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा साइज। ये सिक्योरिटी डॉग हो गया और ये किड्स डॉग हो गया। अब इस पे भी मैं सेम तरीके से स्ट्रोक लगा लूंगा, तो ये लास्ट कलर ही आ गया है। इसके साथ अगर अलग कलर चाहिए तो मैं यहाँ से कलर पिकर ओपन करके ये कलर ले लूंगा, तो ये कलर अच्छा दिखेगा मुझे लग रहा है। ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ और इसकी ब्राइटनेस रख देता हूँ 80, तो ज्यादा ब्राइट हो रहा है और ये अच्छा अच्छा दिख रहा है ये कलर इस पोस्टर के साथ। किड्स डॉग एंड सिक्योरिटी डॉग ये मैंने डिफाइन कर दिया है। हमारा जो भी चैनल होगा उस हिसाब से हम टॉपिक क्रिएट करेंगे, और ये बन गया, ये कंप्लीट हो गया है मेरा। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ठीक है, जा नहीं रहा है पर ये हो गया। ये सेव करने के समय ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और फिर मैं न्यू लेयर में रह देता हूँ, तो ये हो गया। और अभी यहाँ पे भी रह के चाहे तो मैं कर्व दे सकता हूँ इसे कलर का। इसके कर्व के लिए मैं रेड टोन्स एंड डार्कन टोन्स एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा सा। रेड अच्छा, टोन, ये कर्व कलर से मेरी पूरी पिक्चर्स का ही चेंज हाँ, होगा? यानी आपका जो के पिक्चर जो होंगे ना, ये जिस भी लेयर के ऊपर रहेगा उसके नीचे के लेयर्स में ये अफेक्ट करेगा। हाँ ये हाँ, मैं समझ कर्व, गई। कर्व, हाँ। तो अगर है ना आपको सब में अफेक्ट नहीं करना है ना, तो आप उसको क्लिप कर देंगे तो वो उसके जस्ट नीचे वाले लेयर पे ही काम करेगा उसके। इतने चेंजेस काफी है और ये पोस्टर अच्छा दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। क्या इसे जस्ट सेव करूंगा तो अगली बार मैं कोई चेंजेस कर सकता हूँ तो वो भी कर लूंगा।
तो ये है मेरा थंबनेल ऑफ यूट्यूब चैनल। तो इसे सेव कर लिया और इसकी इमेज चाहिए मुझे, तो सेव एज करके भी या सेव करके भी यहाँ से मैं निकाल सकता था। मैंने जेपेग फॉर्मेट यूज किया है और इसका लोकेशन सेट कर दिया है मेरा फोटोशॉप रेफरेंस इमेजेस में, या तो मैं इसे फोल्डर में ही रख दूंगा। यहाँ मैंने रख दिया इसे सेव, और ये मेरा थंबनेल सेव हो गया एक जगह पे। ये तो आज की क्लास अभी वाइंड अप करते हैं। थंबनेल आप ट्राई कर लेना। ओके, मैं ठीक ना? कोई भी ले सकती हूँ हाँ ना हाँ अपने हाँ, अपने हिसाब से कंटेंट आपको। मतलब? हाँ हाँ, आपको जैसा कंटेंट हम्म चाहिए आप उससे रिलेटेड बनाइए ना। मुझे शो हम्म करना था इसलिए मैंने ये डॉग के साथ शो किया। ओके ओके। ओके, 2-3 दिन और मेरी टाइम लगेगी लैपटॉप परचेज करने में, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। हाँ हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या ओके, पर आप थैंक यू। यानी वीडियोस जो मैं भेज रहा हूँ ना उसको आप देखते रहिए, ताकि है ना कुछ भूल आपको हाँ, ऐसा मतलब लगे आप ना वो कि मैं मेल में भूल गई। भेज रहे हो ना? हाँ हाँ, ईमेल में भेजा है मैंने। ठीक है ना, मैं या उसको फिर देखते व्हाट्सएप रहूँगी। लिंक, आपको व्हाट्सएप में लिंक भी भेज दूंगा नहीं तो मैं, ठीक है। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ईमेल का शो नहीं करता नोटिफ़िकेशन। हाँ हाँ, अच्छा, अब मैंने वो स्टूडेंट अपडेट्स ग्रुप बना है हमारा, वहां पे भी भेजा हाँ, है हाँ। आपको। वहां पे भी आप देख सकते हो। ओके, वहाँ पर एक और जो मैंने लोगो जो उसको पिछला खोला लोगो। था सर, हाँ हाँ लेकिन वहाँ पर दिखा रहा था कि वीडियो इज़ रनिंग और क्या-क्या तो था, पर हाँ, वो खुला प्रोसेस नहीं नहीं था हुआ वीडियो। होगा। हाँ, प्रोसेस नहीं हुआ होगा, वो अपलोड यहाँ से हो जाता है, पर वहाँ यूट्यूब के जो सिक्योरिटी हेड होते हैं ना, वो चेक करते हैं उसको, फिर उसके बाद वो अपलोड करने की परमिशन देते हैं, तो थोड़ा टाइम ओह! लगता है उसके लिए। ठीक है ओके ना। ठीक है, ठीक है। ओके, तो बाय, आज की क्लास एंड करते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वेलकम, ठीक है, रख रहे हैं।